गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमारी क्लास जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो आज हम दूसरे चैप्टर से जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट है। तो आज जो 12th क्लास की जो मैं पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ और 12th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का है वो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स। अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल पावर्स। तो बच्चों, मैंने जो चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था कि 1945 जो है और 1991 के बीच में एक ऐसा दौर हुआ था। आप सुन रहे मेरी बात कि 1945 और 1999 के बीच में एक ऐसा स्पेन था, एक ऐसा पीरियड था। उस पीरियड का नाम जो है कोल्ड वॉर था। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था मैं कि ये ऐसा दौर था, इसमें जो दो सुपर पावर्स थी, तो उन दो सुपर पावर्स के बीच में जो है वो एक किस्म की जंग छिड़ी हुई थी और वो उस जंग का नाम जो था वो कोल्ड वॉर था। अब बोलता है जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन कौन सा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ? वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया। और 1945 के बाद ये दुनिया में दो सुपर पावर्स जो हैं वो इमर्ज होकर निकली और वो दो सुपर पावर्स थी, एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। ये दो सुपर पावर्स जो हैं वो इमर्ज होके जो हैं इस दुनिया में सुपर पावर्स आई। अब बोलता है कि इसका कहने का मतलब है कि ये जो दो सुपर पावर्स है, मैंने एक टर्म आपको समझाई थी चैप्टर नंबर 1 में कि जब दो सुपर पावर्स मर्ज होकर आई थी तो पॉलिटिकल साइंस में जो है उस टर्म का नाम दिया गया बाइपोलरिटी। अब मैंने आपको बच्चों को यह बताया था कि बाइपोलरिटी होती क्या है। व्हाट इज बायोपोलरिटी? बायोपोलरिटी का मतलब है कि emergence of two superpowers. One is USA and another is USSR after the Second World War. तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कोल्ड वॉर चलती गई। तो दो ब्लॉक्स के बीच में, अब बोलता है ये कोल्ड वॉर क्यों हुई थी? क्योंकि दोनों के बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे कि यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म को जो है, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट कंट्री थी वो, कैपिटलिस्ट स्टेट्स थी वो। और जो यूएसएसआर थी तो वो किस आइडियोलॉजी पर काम करती थी? कम्युनिस्ट स्टेट में। अब मैंने आपको कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म जो है चैप्टर नंबर 1 में समझाया था कि क्या होता है कि यूएसए कंट्री जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करती, मींस कि उसमें प्राइवेट ओनरशिप होती थी, वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना के बराबर था, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और प्रेस पर भी जो है वो कोई लगाम नहीं थी गवर्नमेंट की। लेकिन अगर इसके बरक्स हम यूएसएसआर में देखें, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बता रहा हूं मैं। यूएसएसआर में क्या था, वो ना वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पे थी, और वो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। कम्युनिज्म का मीन्स कि वो बोलते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक के हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेबर जो है उनको बराबर का हक मिलना चाहिए सबको। और उसके बाद मैंने बताया कि
कम्युनलिज्म में क्या था, मीन जो कौन फॉलो करते थे, वो करते थे आपके जो यूएसएसआर। तो अब यूएसएसआर में 15 कंट्रीज थे, वो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, और वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी वो जो है वो नहीं थी, और बोलता प्रेस पर भी कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट था। मींस कि वो कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं करती। ये दोनों आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो थे इन दो ब्लॉक्स के बीच में थे, जो सुपर पावर्स थी। अब कहना है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर जो है 2 पढ़ रहे हैं, मैं ये हवाला आपको चैप्टर नंबर 1 का दे रहा हूँ, क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ है। अब बोलता है जब 1991 में 1991 में जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, मींस कि यूएसएसआर जो था वो 15 कंट्री से मिलकर बना हुआ था। अब यूएसएसआर की जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, और बोलता है यूएसएसआर जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स में वो है 15 इंडिपेंडेंट स्टेट में वो डिवाइड हो जाता है। अब क्या होता है कि पहले तो 45 और 91 तक दो सुपर पावर्स थे, लेकिन 91 में जब एक सुपर पावर खत्म हो जाती है, वो जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो हमारे पास एक ही सुपर पावर रह जाती है। वो सुपर पावर क्या थी और आज भी है, वो यूएसए थी। लेकिन पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो जाता है, एक किस्म की टेंशन क्रिएट हो जाती है कि भाई अब तो यूएसए जो है वो सारे मुल्कों पर जो है मनमानी करेगा, अपना राज करेगा, क्योंकि वो मिलिट्री में भी और इकोनॉमी में भी वो स्ट्रांग था आफ्टर द 1991 के बाद, क्योंकि एक ही सुपर पावर रहेगी। अब उस सुपर पावर को हम पॉलिटिकल साइंस में क्या टर्म देते हैं, यूनिपोलैरिटी। मींस कि पूरी दुनिया को हम अब यूनिपोलर वर्ल्ड कहेंगे, जिसमें एक ही सुपर पावर है, और वो सुपर पावर क्या है, यूएसए है। अब बोलता है चूंकि दुनिया में अब ये सोच हो गई कि अब हम इसको काउंटर करने के लिए क्या करें अब, तो बोलता है कि चैप्टर नंबर 2 बोलता है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स। अब इसको काउंटर करने के लिए, यूएसए सुपर पावर को काउंटर करने के लिए, उनके ये यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया अब, तो बोलता है इसको काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया ने बोला कि अब हमें ऐसे अल्टरनेटिव्स को ढूंढने की जरूरत है जो इस पर जो है वो वर्कआउट करे, किस पर, यूएसए पर जो है वो वर्कआउट करे। और वो हम कैसे कर सकते हैं। अब बोलता है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी जब कि क्लास 12th को, कि आप इस लेसन की इंट्रोडक्शन दी थी मैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूएसए के बाद इसको काउंटर करने के लिए अब क्या बन गया, ईयू बन गया था। ईयू, ईयू होता है यूरोपियन यूनियन। मींस कि यूरोपियन कंट्री जो हैं उन्होंने एक यूनियन बनाई, जिसका नाम यूरोपियन यूनियन रखा गया, ईयू, जिसको हम लिखते हैं यूरोपियन यूनियन रख गया। अब एक अल्टरनेटिव जो इन्होंने खोजा कि हम यूरोपियन यूनियन बनाएंगे और यूनियन आपस में ट्रेड अच्छी तरह से करेंगे, अपनी कंट्रीज को, जो भी यूनाइटेड कंट्रीज हैं यूनियन की, उसको हम डेवलप और प्रोग्रेस करेंगे, और इसको हम एक किस्म का माध्यम बना देंगे किसको काउंटर करने के लिए, यूएसए को काउंटर करने के लिए, सुपर पावर को काउंटर करने के लिए। अब एक ऑप्शन उन्होंने ढूंढ लिया, एक अल्टरनेटिव उन्होंने ढूंढ लिया कि यूरोपियन यूनियन बना के। अब दूसरा उन्होंने बनाया आशियन, ASEAN, आशियन। आशियन होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, उसका नाम आशियन कहा गया। मींस कि आपको ये फुल फॉर्म आपको अपनी बुक पर भी देख लेना, अगर लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस जो कंट्रीज है। तो बोलता है इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। दूसरा अल्टरनेटिव निकाल दिया, एक अल्टरनेटिव उन्होंने निकाला यूरोपियन यूनियन, दूसरा अल्टरनेटिव अब निकल गया कि साउथ एशियन की कंट्री, एशियन की कंट्री है, उनको यूनाइट किया, और बोलता वहां पे अच्छे तरह से वो कारोबार आपस में करें, फ्री ट्रेड करने लगे अच्छी तरह से। उन्होंने सोचा कि हम इसको डेवलप करेंगे, अपनी एशियन कंट्री डेवलप, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को डेवलप करेंगे, और हम यूएसए को जो है वो काउंटर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि
यूएसए जो है क्योंकि सुपर पावर है तो वो मनमानी करता था और कर सकता था। अब बोलता है अब दो अल्टरनेटिव्स आ गए, मीन्स लेसन जो है वो अल्टरनेटिव जो है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स कि यूएसए की इकोनॉमी इतनी ज्यादा है कि उसको काउंटर करने के लिए दूसरी इकोनॉमिक जो है उसको हम अल्टरनेटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है कि तीसरी जो है एक कंट्री जिसका नाम चाइना है, आप लोग उसको बखूबी जानते हैं। तो चाइना तीसरी कंट्री जो है एक उभर कर आई और तीसरी कंट्री जो है वो चाइना जो है उसका एक अल्टरनेटिव निकाला गया कि हम जो है यूएसए को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक आज है, हमारा मेन टॉपिक आज है राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। भाई चाइना ने अपनी प्रोग्रेस कैसे की, उसने अपनी इकोनॉमी जो है वो कैसे बढ़ाई, कैसे चाइना ने प्रोग्रेस इतनी की। तो आज ये टॉपिक मेन है। मेरा पीछे इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये था कि कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास में एबसेंट रहते हैं, उनको का पता नहीं होता कि पीछे क्या पढ़ा हमने, क्योंकि वो एबसेंट थे इसलिए मैं पीछे के थोड़ा सा रिपीट कर दिया ताकि जो बच्चे पहले भी अटेंड भी करते थे क्लासे उनको जो है वो रिमाइंडर हो जाए कि पीछे क्या है, थोड़ा लिंक बन जाएगा इस चैप्टर और इस टॉपिक के साथ। आज चाइना ने अपनी इकोनॉमी जो है वो कैसे राइज की। तो सबसे पहले जब चाइना का आगाज हुआ था, चाइना का आगाज हुआ था मीन्स कि चाइना जो है, चाइना की पार्टी जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पार्टी जो थी ये 1949 में जो है वो वजूद में आई और उस वक्त चाइना जो है आजाद भी हुआ था, इंडिपेंडेंट भी हुआ था। उस वक्त की जब ये चाइना 1945 में पीपल रिपब्लिक पार्टी पावर में आई तो चाइना ने किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1945 जो है ये किस पीरियड के बीच में आता है। 1940 ना सॉरी 1949 जो है किस पीरियड के बीच में आता है, ये कोल्ड वॉर के दौरान का एक साल है। मींस कि 1945 से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और 1991 में खत्म हो गई, डिसइंटीग्रेट जब यूएसएसआर हुआ। तो 1949 में चाइना आजाद हो गया। लेकिन अब जब चाइना आजाद हुआ तो उसको अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना था। तो इसने क्या किया कि यूएसए की जो पॉलिसीज हैं, यूएसए की आइडियोलॉजी को उसने फॉलो नहीं किया। उसने किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया, उसने यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। किसने किया, चाइना ने, जो थर्ड अल्टरनेटिव पावर आज हमारे पास है। तो बोलता है चाइना ने किसको, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है जो है उसने फॉलो नहीं, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी उसने फॉलो नहीं की, उसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया। किसने, चाइना ने, जो थर्ड अल्टरनेटिव पावर आज हमारे पास है। अब बोलता है लेकिन चाइना ने एक और काम क्या कर दिया उसने, कि चाइना ने अपने भी जितने भी रिलेशन जो थे, अच्छे रिलेशन जो थे वो किसके साथ रखे, यूएसएसआर के साथ रखे हैं। किसके साथ रखे, यूएसएसआर के साथ रखे। और बोलता है चाइना में जो भी एड पैसा आता था वो यूएसएसआर से आता था, क्योंकि चाइना के दूसरे यूएसए से कोई उसके साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। क्योंकि चाइना ने किसकी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसने यूएसएसआर की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। लेकिन चाइना ने साथ साथ एक पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म मींस कि उसने अपने आप को एक आइसोलेट, बिल्कुल सेपरेट रख दिया दूसरे मुल्कों के साथ। किसी के साथ उसने अच्छा ना ट्रेड किया, ना कोई अच्छा रिश्ता रखा, लेकिन खाली यूएसएसआर के साथ उसका रिश्ता था। लेकिन बोलता है चाइना जो है, आफ्टर दैट चाइना डिड नॉट गो थ्रू एनी पॉलिसी, लेकिन चाइना ने जो है कोई भी पॉलिसी इख्तियार नहीं। पॉलिसी का मतलब कि हमने चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में क्या पढ़ा था हमने, कि आप बच्चों को पता होगा कि उसमें ये पढ़ा था हमने कि जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी
तो उसमें जो है यूएसएसआर की जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उन्होंने रैपिडली जल्दी से जो है वो अपने आप पॉलिसी जो है वो चेंजेस, पॉलिसी क्या चीज है, उन्होंने अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से अपने आप को चेंज करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ वो चले गए एकदम से, लेकर स्टेप बाय स्टेप नहीं गए एकदम से। दूसरी एकदम से उन्होंने चेंज कर दी, उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन की साइड वो ज्यादा एकदम से चले गए। और बोलता उन्होंने क्या, बहुत सारी शॉक थेरेपी में मींस की रैपिडली चेंज किया अपने सिस्टम में, किसने, यूएसएसआर में। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप जो है अपने जो है पॉलिसीज बनाई, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते गए और अपनी प्रोग्रेस जो है वो करते गए। अब चाइना का कहने का मतलब है कि चाइना ने रैपिड जो है वो चेंजेस नहीं लाई, क्योंकि रैपिड चेंजेस लाने का हमें नतीजा देख लिया यूएसएसआर में। अब बोलता है, उसके बाद बोलता है कि एक डेट आप याद रख लो, 1972। अब जब चाइना को लगा कि भाई हम यूएसएसआर की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम आइसोलेशनिज्म पॉलिसी को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में अकेली कंट्री कोई नहीं रह सकती है, हर हिसाब से कंट्री जो है फुलफिल अपनी नीड्स नहीं पूरी कर पाती, इसको दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन चाइना ने पॉलिसी क्या की, आइसोलेशन में रहने की। लेकिन बाद में उसको दिमाग में आया, नहीं ये मेरा जो है फैसला गलत है। अब बोलता है 1972 में क्या किया कि चाइना ने यूएसए के साथ जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, मींस की कारोबार करना स्टार्ट कर दिया। और बोलता है उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था वो जाओ एन लाई था, जाओ एन लाई था। उसके दौर में जो है उसने यूएसए के साथ जो है वो क्या किया, ट्रेड स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब 1973 की मैं एक बात कर दूं, और कि 1973 में क्या है, इसी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि चार मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, मीन चार तब्दीलियां करने की कोशिश की। मॉडर्न मीन्स कि वो पुराना जो सिस्टम ऑफ जो भी उनका था उसको खत्म करके उसने नए दौर में, मॉडर्न दौर में आ गया। अब मॉडर्नाइजेशन किस उसमें की, उन्होंने किस एरियाज में की, नंबर वन उन्होंने मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर में की। देखो एग्रीकल्चर में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की, न्यू वैरायटीज ऑफ सीड जो गुड प्रोडक्शन दे, उसके बाद न्यू जो इक्विपमेंट्स का वहां पे इस्तेमाल के, मशीनरीज का इस्तेमाल, मॉडर्न टाइप की मशीनरी का इस्तेमाल जो वो करने लगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि चाइना की जो है पहले से नंबर वन पर आबादी जो थी है, लेकिन अभी नहीं, अभी नंबर वन पर इंडिया है और सेकंड पर चाइना है। लेकिन इतने भारी लोग, इतनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उनको खाना देने के लिए, उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के लिए वो पुराना तरीका उनका एग्रीकल्चर करने का वो सफिशिएंट नहीं था। इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की और मॉडर्नाइज किया उसका। अगर बोलता है कि उसके अगर अलावा फूड ग्रेन्स हो जाते हैं तो उसको वो एक्सपोर्ट कर सकते थे और वहां से वो पैसा कमा सकते थे। अब इसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्न किया, उसके बाद इंडस्ट्रीज को मॉडर्न किया, उसके बाद उन्होंने किसको मॉडर्न किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मॉडर्न किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मिलिट्री को भी उन्होंने मॉडर्नाइज किया। क्योंकि आप जानते हो कि एक कंट्री के लिए मिलिट्री का पावरफुल होना बड़ा जरूरी है। तो मिलिट्री, क्योंकि वो पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड से उन्होंने देखी थी, तो इसलिए उन्होंने मिलिट्री में भी मॉडर्नाइजेशन की, मिलिट्री में भी जो है मॉडर्न टाइप के वेपन्स का जो है वो लाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मीन्स कि उन्होंने चार चीज में मॉडर्न, एक तो एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड मिलिट्री। ठीक है। उसके बाद बोलता है एक और वहां पे आया लीडर जो रेवोल्यूशनिस्ट था, उसका नाम था डेंग जियोपेंग। डेंग जियोपेंग था। उसने ओपन डोर पॉलिसी जो थी उसका जो है, उस पॉलिसी का जो है वो यूज में लाया, पॉलिसी फ्रेम की ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि पहले वो अकेला था, मीन्स कि अपने विद इन द कंट्री के अंदर वो ट्रेड करता था, लेकिन उसके साथ जो है यूएसएसआर के भी साथ करता था, लेकिन बाद में उसने चेंज कर लिया, उसने
बोला कि नहीं मुझे दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड करना। उसने एक पॉलिसी लाई और बताया कि कोई भी फॉरेनर कंट्री आ सकती है और मेरे यहाँ कंट्री चाइना में आकर इन्वेस्ट कर सकती है, पैसा लगा सकती है और यहाँ पर वो बिजनेस कर सकती है। जब आप ओपन डोर पॉलिसी का वो फ्रेम करते हो तो बाहर की कंट्री जो है वो आती है और वहाँ पे बिजनेस करती है, वहाँ पर रोजगार लोगों को मिलता है और जिससे कंट्री की प्रोग्रेस भी होती है और कंट्री को टैक्स भी, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो डेंग जियोपिंग ने क्या किया कि ओपन डोर पॉलिसी का उसने जो है वो फ्रेम की और स्टार्ट किया। अब बोलता है 1978 में जो है उसने जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया कि अब 1978 को उसने क्या किया, किसने, डेंग जियोपिंग ने बोला कि आप आओ और आपने हमारी कंट्री में जो है चाइना में आकर इन्वेस्ट करो, पैसा खर्चो आप लोग। उसके बाद बोलता है जिसकी वजह से चाइना की जो ट्रेड है वो बढ़ गया, प्रोडक्शन जो है बढ़ गई और इकोनॉमी भी जो है चाइना की बढ़ गई। अब उसके बाद क्या होता है कि 2001 में 2001 में तब तक चाइना जो है वो WTO मींस की WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बोलता है 2001 में जो है चाइना ने क्या किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। उससे पहले उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो कितनी तब्दीली लाई उसने, किस चीज के लिए, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। लेकिन तब्दीली उसने एकदम से नहीं लाई, जैसे शॉक थेरेपी जो है यूएसएसआर में लाई थी। बोलता है ऐसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो पॉलिसीज लाई, एकदम से पॉलिसीज नहीं लाई। तो बोलता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कब किया, 2001 में। लेकिन चाइना की इकोनॉमी बढ़ गई। आप आज जानते हो कि चाइना जो है बहुत प्रोग्रेस कर गया है। वो ऐसा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स बन गया जो यूएसए को जो है वो टक्कर देता है, यूएसए को काउंटर करता है। तो आज जो यूएसए जो है चाइना की थ्रेट है, यूरोपियन यूनियन की थ्रेट है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की थ्रेट है, क्योंकि यूएसए को लगता है कि मेरी सुपर पावर जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन ये सारा कुछ किस लिए किया, ये तीन जो है यूरोपियन यूनियन, आशियन और चाइना जो है उसने जो है थ्रेट दे दी किसको, यूएसए को, कि हम आपको काउंटर कर सकते हैं, हम आपसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जितना भी टॉपिक था तो वो था किसके, राइज ऑफ चाइना, भाई कैसे चाइना की इकोनॉमी जो है वो बढ़ी, कैसे मैशियत, कैसा पैसा जो है, कैसे चाइना ने प्रोग्रेस की। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, कहां से लेकर 1945 से लेकर और कहां तक, जब आज टिल डेट तक जो है चाइना ने कितनी प्रोग्रेस की है। लेकिन स्टिल अभी भी चाइना में, जैसे आप बुक को कंसल्ट कर लेना, बुक घर में जाकर पढ़ना, कि आज भी चाइना में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे दूसरी कंट्रीज में भी, चाहे कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, तो हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है जो आज चाइना फेस कर रही है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2 मिनट में। अच्छा, नंबर वन जो है, चाइना में जो है इतनी आबादी है कि बोलता अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है चाइना। हालांकि चाइना जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को रोजगार उतना नहीं दे पा रहा है। बोलता कम से कम भी जो है वो 100 मिलियन जो है लोग जो है आज भी जो है विदाउट जॉब है, कहां पर, चाइना में। दूसरा जो है एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है चाइना में। मींस कि आप जानते हो कि चाइना जो है वो पहले नंबर 1 कंट्री थी। मींस कि 2011 की जब सेंसस हम देखते हैं, जनगणना जिस हिंदी में कहते हैं कि जब उसकी सेंसस होती है, तो 2011 की सेंसस हुई थी, उसमें 132 करोड़ जो आबादी जो थी वो किसकी थी, चाइना थी। आज तो नंबर 1 पर जो है इंडिया आ गया। तो बोलता पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है उसको खाना, उसको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करना वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब चाइना फिर भी जो है वो स्टिल अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। उसके बाद जो है वुमेन जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत कम है वहां पे चाइना में। और वो बोलता है बहुत उनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है।
उसके बाद बोलता है करप्शन। करप्शन तो किसी भी कंट्री में, हर कंट्री में करप्शन होती है, लेकिन चाइना में भी ये हाल है कि चाइना में भी करप्शन है। तो उसके बाद जो है एक और प्रॉब्लम जो चाइना आज फेस कर रहा है, चाइना नहीं बल्कि आगे हम जाकर पढ़ेंगे, हमारे पास एक एनवायरमेंट पर एक चैप्टर है इस पॉलिटिकल साइंस का 12th में, वहां पे हम इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो एक दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना भी जो है इसको फेस कर रहा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उसने मॉडर्नाइजेशन किया, इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री बहुत वहां पे है, और जिस भी कंट्री में इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है वहां पे पोल्यूशन ज्यादा होता है, और जो चाइना जो है ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो आज का टॉपिक ये इतना ही था कि कैसे चाइना ने अपने इकोनॉमी को जो है वो राइज किया, कैसे बनाया उसने इकोनॉमी को, और 1945 से लेकर टिल डेट तक चाइना किन किन दौर से गुजरा है, और आज देखते हो आप कि चाइना जो है कितना डेवलप हो गया है। आज का टॉपिक इतना, हम कल जो है फिर आपको टॉपिक जो है नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू।